अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन 9 मई 2023 एक ऐसा दिन जो कि एक अलामती दिन भी है। जो उस दिन वाक़यात हुए वो काबिल मज़म्मत है, उसकी हर सतह पर मज़म्मत की जा रही है, मज़म्मत की भी जानी चाहिए। लेकिन उसमें जो कुछ हुआ उसमें जो मुलव्विस और जो उसके ज़िम्मेदारान हैं वो बहस ये चल पड़ी कि आया उनके जो केसेस हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में चलेंगे, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलेंगे या वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। और इसी को लेकर हमने देखा कि अदालत पे यानी सुप्रीम कोर्ट में उसकी आज हियरिंग का दूसरा दिन था, समाअत का दूसरा दिन था। एतजाज़ एहसन साहब, पिटिशनर लतीफ़ खोसा साहब उसमें दलाइल दे रहे थे और भी सिविल जो सोसाइटी है उसके भी वहाँ पर वकला थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी। आज जो उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट हमने जो उनके रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं, लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट भिजवाए जाएं, और इसी पर बात हो रही है। दूसरी तरफ अभी ये केस चल रहा है, ये समाअत चल रही है। पहले ये 9 रुकनी बेंच था, एक लार्जर बेंच था, और उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच से अलहदा हुए और अब ये 7 रुकनी बेंच है। ये मामला किस तरह से आगे चलेगा इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत ने एक नई रिवायतें कायम करने का जो एक बीड़ा उठाया है उसमें एक और है, वो ये कि अभी केस का फैसला आया नहीं है और आप इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस को भी, इससे जुड़े लोगों को भी, इस जो बेंच है उसको भी, और साफ वाज़े लफ्ज़ों में ये कहते आ रहे हैं हुकूमती शख्सियात कि फैसला अगर इसके खिलाफ आता है यानी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आता है तो हम उसके मानने के पाबंद ही नहीं है, यानी हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे और उससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये मामलात किधर जाएंगे? जब हम बात करते हैं मुल्क में आइन की, कानून की, जमहूरियत की, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। इसका एक जो ट्रेलर हमने इसहाक डार के गुस्से की सूरत में भी देखा जब उन्होंने सहाफ़ी को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन बहरहाल बहुत सारे कुछ सियासी मामलात भी हैं, कुछ आइनी और कानूनी मामलात भी हैं जिस पर आप बात करेंगे। आज फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो साहब भी तकरीर कर रहे थे और सियासी बात उन्होंने की है, PTI के हवाले से उन्होंने बात की है और इस बात पर तमाम के तमाम सियासी जमातें बड़ा सीना चौड़ा करके कहती हैं कि हमने उनको एक बंद गली की तरफ धकेल दिया है या उनकी अपनी सियासत ने धकेल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे, जरा सुनते हैं। बार बार इस फ्लोर पे मई 9 के बाद 3-4 दफा उनको पैगाम दिया था कि आप अपना लाताल्की का इज़हार करें, मज़हमत करें, माफ़ी करें, मगर इसलिए कि उनका कायद जिद पे खड़ा हुआ है, अपना अना की वजह से अपनी पार्टी को बंद गली में धकेल दिया गया। वो नुकसान तो अब वो भुगते, मगर हम सब पे एक जिम्मेदारी भी है, बाकी सियासी जमातों पे एक जिम्मेदारी कि हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने ये जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम ना धकेला जाए और इसका नुकसान सिर्फ उन तक महदूद रहे। जब हम ये बात कर रहे थे कि ये हुकूमत जिसने आइन भी वायलेट किया, पंजाब में इलेक्शन ना करवा के, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, ऑल्दो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जिस तरह से, लेकिन उन्हें फैसिलिटेट करना था, उन्होंने इस तरह से फैसिलिटेट भी नहीं किया। और इस बेंच को भी और इस केस को भी उन्होंने अब्तुल इम्कान कोशिश ये है कि इसको भी कंट्रोवर्शियल बना दें और फिर साफ कहते पाए जाते हैं कि हम ये फैसला जो भी आए हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ सीनियर तरीन वकला जो कल ये पिटीशन जो है वो लेके आए हैं, यकीनन उन्होंने वकालत में, सियासत में बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता ये है कि मेंटल सेहत जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो दोनों साहबान जो हैं वो पिटीशन को दायर करने से पहले फितने को ज़मान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं। काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया, उसके बाद दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, आप बैठें, आप जरूर बैठें। तो एकदम उनके मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना। चीफ जस्टिस के साथ, क्योंकि ये बहरहाल इस्तदा की गई थी फुल बेंच की, लेकिन चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दिया, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जो बाद में 7 रुकनी रह गया। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जो शख्सियात हमें आज ज्वाइन कर रही हैं, हमारा एक सीनियर तरीन पैनल, उनसे हम जरा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में शाह खावर साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं,
और बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, आयशा सैयद हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी की साबका MNA। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने का। और उसके साथ साथ खलील ताहिर सिंधु साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर प्रोफेशनल मिनिस्टर फॉर पंजाब ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब आपके भी प्रोग्राम में शामिल होने का। कोई क्वेश्चंस जो आज हम अपने प्रोग्राम में पूछने हैं या उनके जवाब जानने हैं। सवाल नंबर 1, 9 मई के वाक़यात में मुलविस आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात। हुकूमत का मुखालिफ फैसला आने पर मानने से इनकार। आइन, कानून और जमहूरियत सबको रोन कर आगे बढ़ना क्या दुरुस्त रिवायत कायम की जा रही है। सवाल नंबर 2, हुकूमत का 9 मई के वाक़यात में मुलविस जिम्मेदारों के खिलाफ ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के बजाय फौजी अदालतों में चलाने पर इसरार, आखिर क्यों। और आखिरी सवाल, नवाज शरीफ की अनकरीब वापसी की खबरें क्या मामला तय पा गए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आप लोगों की तरफ, लेकिन आप लोगों के लिए भी जो हम प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से एक लूज टेम्पर्ड इसहाक डार साहब का एक अमल हमने देखने को मिला, जिसमें उन्होंने एक सवाल करने पर, मैं चाह रही हूँ कि वो जरा क्लिप, वैसे तो वो बड़ा मशहूर हो चुका है, उस पर बड़ी बातें भी हो रही हैं, शॉर्ट सा क्लिप है, जरा चलाइएगा, फिर आप लोगों की भी इस पर राय लूंगी जो इसहाक डार साहब ने किया है। जी डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ गए नहीं। IMF पैकेज हो रहे हैं इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का शाहिद कुरैशी है वो रिपोर्टर जिसका उस बात में उन्होंने वीडियो बयान दिया कि किस तरह से उनको मारा गया और किस तरह से उनको कहा गया, फिर अपने स्टाफ को कहा गया कि इसको जरा फिक्स किया जाए। ये मामलात है। दूसरी तरफ बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जब एक ज़माना था जिसमें मैं हमेशा से आज मुस्तकिल ये बात कर रही हूँ कि जब जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे कोई इस किस्म की बात होती थी, कोई और भी कोई एक्शन होता था, कोई होता था तो बाइकआउट भी किया जाता था और मामलात उठाए भी जाते थे, लेकिन आज वो चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। इमरान रियाज कहाँ है कुछ नहीं पता, गायब है, 30 दिन से महीने से ज़्यादा हो चुका है। अरशद शरीफ साहब का जिस तरह से कत्ल हुआ उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक हमें खुद अपनी बरादरी में ये मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में, तो उन पर फूल निछावर किए जाते हैं बजाय इसके कि उनको सवालात के कटहरे में लाया जाए। एक शॉर्ट सा क्लिप है, जरा देखिएगा क्या हो रहा था। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे जरा मुझे सवाल करना है, उनसे जरा जवाब, उनकी राय लेनी है। अस्सलाम वालेकुम आमिर मतीन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर मतीन साहब, कल इसहाक डार साहब ने एक दफा फिर, एक शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, उन्होंने उसका मुजाहरा भी किया। आजकल वो वैसे भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बड़े जुझलाए हुए नजर आते हैं, और कल एक सवाल पूछने पे कि IMF से डील हो रही है या IMF से डील नहीं हो रही है, उन्होंने सहाफी को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन सहाफी बरादरी ने ट्विटर पे एक कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। माजी वाली जो मिसालें मिलती थी कि पूरी सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज होती थी, माफी मांगने के मुतालबा करती थी, वो अब नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है सर? पहले तो इसहाक डार साहब का ये तो एक लतीफा बन चुके हैं। मैंने आज एक ट्वीट भी की हुई है कि इनकी छेड़ बन गई है। वो गांव के अंदर बच्चे जो है ना, एक आधा बंदे को आवाज दो आके दौड़ जाते हैं, पागली हो या इस टाइप का। तो ये इनका वही हिसाब हो गया कि इनको IMF कह दो तो ये बिल्कुल आप से बाहर हो जाते हैं। एक तो इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं, ऊपर से बदतमीजी करते हैं। और वो क्लिप आपने भी चलाया है, मैं देख रहा था, तो वो ये क्लिप में कई दफा ट्रोलिंग होती है, कई दफा वो एक नामुनासिब तरीके से रिपोर्टर जो है ना पीछे ही पड़ जाता है, तो वो वहां समझ आती है। इस पे उस लड़के ने बड़ी शाइस्तगी से आदाब के अंदर रहते हुए वो किया, तो ये तो नहायत ही अफसोसनाक बात है। ये तो हो गया इसहाक डार साहब की। ओवरऑल आपने अपने इब्तिदाई में ये जो फरमाया है बिल्कुल ठीक फरमाया है कि मुझे 35 साल हो गए सहाफत करते हुए, और ऐसा दौर मैंने बाय द वे ज़ियाउल-हक के दौर में सेंसरशिप भी देखी हुई है, मुशर्रफ की भी देखी हुई है, बाकी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स के भी जुल्म जबर देखे हुए हैं। ऐसा दौर मैंने नहीं देखा कि ये जो इस वक्त है, क्योंकि उस जमाने में हमें पता था कि एक ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये इनकलाब है, ये, और मगर अभी लाइन इतनी ब्लर्ड हो गई कि पता ही नहीं चलता कि सिविलियन है या मार्शल भी नहीं है और सिविलियन डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो इसलिए एक तो ये मसला है कन्फ्यूजन का,
दूसरा ये कि हमारे उस जमाने में ज़िया-उल-हक से भी हम लड़ गए, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे थे वो महनाज बदनर साहब, उस्मानी साहब, नकी साहब, बहुत बड़े बड़े लोग थे, कदावत लोग थे, और वो उनके पीछे हम लोग पीछे पीछे चल पड़ते थे। तो वो दिलेर और ईमानदार हमारी जो है ना नुमाइंदे थे। अभी बड़े बौने बौने से हमारे नुमाइंदे हैं, और दो आने के चाचा आने के फेवर्स के ऊपर फूल नछावर करना शुरू कर देते हैं, और कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही इस वक्त। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि शरीक का कत्ल हुआ, इमरान रियाज का नहीं पता चल रहा, बंदे उठाए जा रहे हैं, साफियों के साथ जो हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में हमेशा एक फ्रेटर्निटी का एक रहता था, सबसे ज्यादा ये रहता था, सब जिस तरह आपने फरमाया इकट्ठे हो जाते थे, वो नहीं है। कुछ थोड़ा सा हमारा भी कसूर है कि हमने इन नुमाइंदों के हाथ में छोड़ दिया कि जो कि हमारी नुमाइंदगी सही नहीं कर सकते। हमारे जो सीनियर हजरात हैं मेरे समेत, वो उन्होंने कम इंटरेस्ट लिया। बल्कि अभी मैं सिर्फ आपको खबर दे दूं कि हालात को देखते हुए हम जो जिनको 30-35 साल हो गए हैं, कुछ दोस्त आपस में राब्ते कर रहे हैं कि यार एक स्पेशल कमेटी बना दी जाए, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं है। ये कंप्रोमाइज हमारी जो है क़यादत है, इनके कद बड़ा छोटा है, और ये बिल्कुल इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो हम आपस में ही कुछ कोशिश कर रहे हैं, काफी सीनियर हज़रात आपस में गुफ्तगू में शरीक है, आपको भी उसमें बिल्कुल शामिल करेंगे, बाकी लोग भी है। सो बातचीत चल रही है, हम 2-4 दिन में अपना लाएमल करके इन पे डिपेंड किए बगैर इंशाल्लाह हम इसके लिए लड़ेंगे। हम ये, क्योंकि ये हमारी बका की सर, लेकिन माफी का मुतालबा भी मैंने तो नहीं देखा सरदार साहब से किसी ने बड़ा खुलकर सामने आके किया हो कि कम से कम आप माफी तो मांगे अगर आपको गुस्सा आ गया और आपने थप्पड़ जड़ भी दिया तो। ये तो अपनी तरफ से मैसेज दे रहे थे कि ना मुझे IMF के मतलब सवाल करेगा तो मैं उसको उसके साथ ये सलूक होगा। वो तो अपनी तरफ से ये दे रहे हैं। गवर्नमेंट शर्मिंदा भी नहीं नजर आ रही। बेशर्मी की बात यह है कि वो शर्मिंदा भी नहीं नजर आ रहे, वरना अच्छे जमाने में छोटी सी बदतमीजी भी हो जाए वो माफी मांग लेते थे। जनाब वो है क्योंकि वो सागदार है, क्योंकि वो समझी है नवाज शरीफ के, क्योंकि वो सुपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब भी उनके आगे नहीं बोल सकते, तो वहां से बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री। मगर मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है ना ज्यादा महजम है, वो अगर कोई और होता 2 मिनट में उन्होंने एक्सक्यूज कर लेना था कि जी हमारा ये बिल्कुल इसमें शर्मसार है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब आपके टाइम का। और बात यही है कि सहाफ़ी बरादरी का जो अपना एक इत्तेहाद होता था, जो अपने लिए हमें, वो हमने खुद खड़े होना छोड़ दिया है। आमिर मतीन साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि इस पर लाएमल कोई ना कोई तय करेंगे, तो आई विल बी ऑनर्ड अगर ये चीज़ें होती हैं और जिस तरह आमिर मतीन साहब ने कहा कि उस पर शामिल किया जाएगा। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खावर साहब, अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या होना है क्या नहीं होना, हुकूमत ने जिस तरह से उसको मुतनाज़ा बनाने की एक दाग बेल डाल दी है और फैसला कबूल ना करने का अंदिया भी दे दिया है, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जिसकी कमर कस ली है सुप्रीम हुकूमत ने? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो केस ओपन हो रहा है। शुएब शाहीन साहब भी आज उधर थे, मैं भी था। अभी तो वो सुन रहे हैं जो फरीकैन है, फरीकैन भी बल्कि जो पिटिशनर्स हैं उन्हीं को ही सुना है उन्होंने। और उसके दरमियान जो होता है, जो जज साहिबान हैं वो मुख्तलिफ सवालात करते हैं या कोई ऐसा उस पर ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, तो उसको फिर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि शायद उन्होंने अपना कोई माइंड बनाया हुआ है। तो जो रिमार्क्स आते हैं, रिमार्क्स मेरा ख्याल है कि वो जब हम कोर्ट में बैठे हों तो उधर हमें पता चलता है कि किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, वो क्वेश्चन किस अंदाज में कर रहे हैं। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर होगा कि हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि आज भी जो सवालात और जो पूछे गए वो क्लास है, उसमें ये भी पूछा गया कि ये एक कानून है और आप जिस शिक को चैलेंज कर रहे हैं वो उसको हम किस तरीके से वो किया जाए, या मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसको कैसे आपने चैलेंज किया है और क्यों उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, या अगर वो मौजूद रहे तो उस पर सेफ्टी वॉल क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी मंडे तक ये हेयरिंग जो है वो मुलतवी है, और उस पर जो बाकी पटिशनर्स हैं, शुएब शाहीन साहब ने भी अपनी मारूज़ात पेश करनी है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट होगा कि अटॉर्नी जनरल और हुकूमत की तरफ से क्या आता है। डेफिनेटली वो तो इसको डिफाई करेंगे और वो तो यही कहेंगे कि जी इसको जो प्रोविजंस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक है। और वैसे भी अगर देखा जाए कि 1952 का जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें जो दफ़ा 2 है 2D जिसको मुतनाज़ा बनाया गया, वो तो उधर मौजूद है।
लेकिन वो बड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है, माजी में भी हमने देखा है। और ख़ास तौर पे वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिसने खिलाफ वर्जी की है, और उसमें जजमेंट्स भी मौजूद हैं। बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, लेकिन कुछ उसके ऐसी जजमेंट्स भी हैं जो कि वो अदरवाइज हैं। तो अब देखना ये है कि दोनों साइडों को सुनने के बाद और ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखने के बाद जो 9 मई को वाक़यात हुए उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें भी जो आर्म्ड फोर्सेस ने जिन लोगों को ऑप्ट किया कि उनको वो उसमें फोल्ड में लाएं अपने, और उनको ले भी आए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी ट्रायल शायद कोर्ट मार्शल के शुरू नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी उसमें से उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया है जिनकी जो 15 के करीब है, नहीं मेरे ख्याल ज़्यादा है, मुझे 102। अच्छा, तो उनको उन्होंने वो उन लोगों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उन्होंने उनको कॉग्निजेंस में लिया है कि जिनकी इन्वॉल्वमेंट वो जो फौजी इंस्टॉलेशंस थी उसमें बहुत ज़्यादा जो रिकग्नाइज हुए और जिनकी वहाँ पे मौजूदगी पाई गई, और उसमें देखा गया कि जो उसके बाहर मौजूद थे और उनका रोल ज़रा कम था, तो उनको जो है वो ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल लॉ है उसके तहत ही प्रोसीड किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। शुएब शाहीन साहब, मैं इसी को कंटिन्यूटी में अगर आपसे बात करूं, एक तो एक हुकूमत का एक प्रीमेच्योर, उनको शायद उन्होंने भांपा है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनकी जो बयानात है वो ये लग रहे हैं कि उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर लिया है इस हवाले से। अब जो 102 लोग हैं जिनके मिलिट्री कोर्स में, पहले एक जो बड़ा सवाल मेरे जहन में भी उठता है, बहुत से जहनों में भी उठता होगा कि हमने प्रेफरेंस क्यों दी मिलिट्री कोर्ट्स और हमारे पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, क्या वाकई वहां पे अपील का हक नहीं होता मिलिट्री कोर्ट्स में और ये एक तरफा चीजें चलती हैं, अपना वकील करने का हक भी नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपील का बिल्कुल हक नहीं होता, नहीं होता। एपेलेट फोरम भी वही उन्हीं का अपना फोरम होता है कि आप एक दरखास्त भेज दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। फिर हाई कोर्ट में अगर आप आ सकते हो ना, उसमें सिर्फ 3 कंडीशंस में आप आ सकते हो, ऑर्डर विदाउट जुरिस्डिक्शन है, कोरम नॉन जुडिस है, या मेलाफाइडी है, बदनीयती पे मबनी अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, सिर्फ लिमिटेड स्कोप पे आप आ सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। तो दूसरी बात यह है कि ये तो सारा बंद कमरे में होता है, उसका ओपन ट्रायल भी नहीं होता, और उसके अंदर फाइंडिंग्स जो देते हैं वो एक लाइन में दे सकते हैं, ही इज़ फाउंड गिल्टी और ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी। अच्छा, फिर इस केस में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि सारी कमांडेंट बैठ के ये फैसला करती है कि जनाब हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कर्नल साहब बैठ के वो क्या कहेगा कि नहीं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है या पूरे सब ने कहा है। शुएब शाहीन साहब, लेकिन मामला चूंकि अब सब जुडिस है तो ये मामला अब अदालत में तय होने, डेफिनेटली आपने वहां पे दलाल देने हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, मैं इससे पहले कि मैं सिंधु साहब एक चीज आपसे, हुकूमत ने ये माइंड क्यों बना लिया है कि ये मामला जो है सिविलियन कोर्ट्स में या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पर आपको क्या लगता है वहां पे इंसाफ नहीं होगा, वहां पे करार वाकई सजाएं नहीं होंगी, वहां से वो नई चीजें मिल सकेंगी जो मिलिट्री कोर्ट्स में मिलती हैं? वजह क्या है, हुकूमत ने ये माइंड पहले से क्यों बना लिया है? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी शाह काबर साहब फरमा रहे थे और शुएब शाहीन साहब, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो अपना इनका है 1952 का, ये पहले ही ऑलरेडी था जब सब कॉन्टिनेंट था। 1952 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको रिटेन किया था, जो 2D का भी शाह काबर साहब हवाला दे रहे थे। तो इसमें बाकी इससे पहले भी जब जो ही इमरान खान साहब की 4 साल गवर्नमेंट रही है तो उसमें 25 लोगों को सजाएं हुई हैं। तो शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इनमें से किसी एक शख्स ने भी, और हमारे मोहतरम एतजाज हसन साहब और दूसरे लतीफ कोसा साहब, किसी एक ने वहां पे जाके कहा कि ये जो सिविलियन है इनका ट्रायल वहां पे क्यों चल रहा है। तो अब एक खास इनका चूंकि लाडला आ गया उसमें, और उसका शायद ट्रायल वहां पे हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो शुएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, मैं भी छोटा सा तालिब इल्म लॉ का 1996 से, और मैंने इसी पे ह्यूमन राइट्स भी मेरा लॉ है अपना जिनेवा से इंटरनेशनल लॉ, इसमें इसके 3 अपीलें होंगी, और इसमें होगा कि अगर ये दलाइल आपके इनके नहीं तो ये सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये जा सकते हैं। फिर वकील करने की भी इनको जरूरत है कि वकील कर सकते हैं अपनी मर्जी का। और दूसरे नंबर पे जो जब शुएब शाहीन साहब जैसे कोहना मश्क के एडवोकेट जो है वहां पे इजरा करेंगे तो वो रिटर्न होगी ना, वो लिखी जाएगी हर चीज वहां पे भी, जिस तरह आम अदालतों में लिखी जाती है। और दूसरे नंबर पे सारे केसेस इन अदालतों में नहीं जाएंगे। ये जो 21वीं तरमीम हुई थी हमारे, आपने देखा APS के बाद, उसमें आप देखें कि जो परपिटेटर हैं, जो इंस्टिगेटर हैं और जो भी इस काम पे उकसाने वाले हैं, उसकी दफा है जो 21वीं तरमीम में, अभी मैं उसको बताता हूँ आपको, 21वीं तरमीम जो थी उसमें यही था कि उस वक्त फिर इसको देखा जाएगा। अभी इसमें छानबीन होगी, और अभी तो ये मामला सब जुडिस है, मैं इसमें खुल के भी राय नहीं दे सकता,
लेकिन जाती तौर पे इसीलिए मैं भी जो एक्चुअली केस है उससे ज्यादा बात करने से मैं इसीलिए आपसे ये बात करी थी कि हुकूमत ने अपना एक माइंड बना लिया है, उसके पीछे क्या है। मैं जरा आयशा साहिबा से भी पूछती हूँ। आयशा सईद साहिबा, आप चूंकि ज़ाहिर पार्लियामेंट में अपोजिशन में भी हैं, पार्लियामेंट में इससे जो तकरीरें हो रही हैं, आपसे मुराद जमात इस्लामी अपोजिशन है, आप भी साबका मेंबर रह चुकी हैं, तो वहां पर जो तकरीरें हैं जो ये रिवायत नहीं कर रहे हैं कि जी 14 मई इंतखाबात हमारा नहीं मानना, ये इसका जो फैसला अगर खिलाफ आएगा हमने उस फैसला नहीं मानना, और फिर कोई जमहूरियतवाद नहीं, आइन की कानून शिकनी, आइन शिकनी, जमहूरियत के जिस तरह से हो रहे हैं, ये मामला किस तरह से लेके चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा साहिबा। देखिए नादिया, इस वक्त तो जो ये 9 मई का वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक, और हमें ऐसा लगता है कि शायद दुश्मन भी वो काम ना कर सके जिस तरह के हमारे अपने मुल्क की जो इंतकामी सियासत, जो इंतकाम था उसने ये रिवायत कायम की। बड़ा अफसोसनाक है ये। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये इदारे तमाम के तमाम जो मुतनाज़े बन रहे हैं, ये जो तमाम सियासतदान हैं, ये इन्हीं की नाकामी है। ये माफियाज हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं, और ये इस मुल्क को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ये इस मुल्क को कहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ पे अदालतों का अभी ये जो ट्रायल है इनका कि कौन सी अदालत में हो, तो इस वक्त जो इतना मुल्की इंतशार है, लेकिन हुकूमत ने एक ही माइंड सेट बना रखा है। एक ही सोच बना रखी है कि हमने बस यही करना है, चाहे उससे मुल्क को नुकसान हो, चाहे, और सिर्फ इस मामले में नहीं नादिया, हम हर मामले में देख रहे हैं कि उनका एक माइंड सेट होता है और उसी पे चलता है, और वो इसको नहीं देखते कि इसमें आवाम का क्या नुकसान है, आवाम का क्या फ़ायदा है, इस रियासत के लिए क्या मुश्किलात पेश हो सकती हैं, लेकिन वही जो सोच, जो इंतकाम, उसी के बेस पे वो लोग चल रहे हैं। तो नादिया, इस वक्त जो इस केस को हम देखते हैं तो होना तो यही चाहिए कि अवामी अदालत में इसका ट्रायल हो, और इसका सिविल कोर्ट में इसका ट्रायल हो, और सिविल कोर्ट इसको हैंडल करे। मतलब इस वक्त जो इतने एक बड़ा इंतशार फैला है, हमें क्यों अपनी अदालतों पे एतमाद नहीं? हम जो ये असल सवाल है जिसका जवाब मैं ब्रेक लेती हूँ। हमें अपनी अदालतों पे क्यों एतबार नहीं है? क्या वाकई अदालतों पे एतबार नहीं है? और एक ब्रेक के बाद मैं वापस वापस आती हूँ। शाह खबर साहब के बाद वापस आऊंगी एक ब्रेक के बाद, और उनसे ये बात जानने की कोशिश करूंगी कि वो कौन से रिजल्ट्स हैं जो हम ये समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शरपसंदों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, 9 मई के वाकयात में जो मुलविस थे, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो केसेस हैं ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल सकते हैं या नहीं चल सकते? वो कौन से डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम समझते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट से मिलेंगे, दूसरी अदालतों से नहीं मिलेंगे? ब्रेक से वापस आते। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से कबल एक सवाल छोड़ के गई थी शाह खबर साहब के लिए। शाह खबर साहब, क्या हमें अपनी अदालतों पे एतबार नहीं है, ये इंप्रेशन सामने आ रहा है जो, या सिविल कोर्ट्स पे जो फिर हम हुकूमत बज़द है कि मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स? देखिए नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जो हमारे जो आम फौजदारी कानून है, उसमें तो आप देखेंगे कि अगर 100 FIRs कटती हैं एक ज़िले में, तो उसमें कम अज़ कम 75 या 80 एक्विटल्स हो जाते हैं। ये तनासब जो सज़ा का है, ये इर्रिस्पेक्टिव कि ये क्या हम बहस कर रहे हैं, ओवरऑल जो सज़ा का कॉन्सेप्ट है, वो रेशो है, वो बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नाकिस होती है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नाकिस होगी तो जो चालान पेश होगा वो फिर जो प्रोसिक्यूट करेगा उसको अदालत में, तो अदालत तो फिर शक का फ़ायदा जो है वो मुलज़िमों को देती है। अगर आपने सारे 4 कॉर्नर्स ऑफ एविडेंस और मटेरियल नहीं कलेक्ट किया अगर एक इन्वेस्टिगेशन में, तो वो तो फिर जाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि जो अदालतें भी बरी करती हैं तो वो फिर हक बजानिब होती हैं। तो ये एक फ्लॉ तो है। लेकिन आप इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट यकीनन, और एयरफोर्स एक्ट और जो नेवल एक्ट है, उसमें ये इस तरह की सारी प्रोविजंस मौजूद हैं। होता तो वो अपने पर्सनल के डिसिप्लिन को वो करने के लिए होता है, रेगुलेट करने के लिए। लेकिन हर लॉ में एक प्रोविज़न ऐसी ज़रूर मौजूद है कि किस सूरत में जो वो हैं मिलिट्री लोग हैं उनको कैसे कॉग्निजेंस में लाया जा सकता है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी भी सिविलियन ने किसी भी फौजी अफसर या जवान को
उसकी ड्यूटी या एलिजेंस ऑफ पाकिस्तान से उसको सेड्यूस किया हो कि आप उससे जो हुक्म ना माने या ना माने और उससे रूगर्दानी करे। और दूसरा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया हो। अब उसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज भी ये बहस होती रही। हमारे एक पिटिशनर थे, उस पर वो कहते रहे कि अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ें तो उसमें बाकायदा एक कंप्लेंट होनी चाहिए किसी डेजिग्नेटेड पर्सन की तरफ से, और उसका ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें एक प्रोविजन मौजूद है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी आपको दो क्लासिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये है कि किसी सिविलियन ऑफिस में, मसलन प्राइम मिनिस्टर हाउस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में, किसी मिनिस्ट्री में कोई एक राज है उसको कोई अफशा करता है, तो वो चूंकि सिविलियन हायरार्की है तो उसको तो ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के में आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड इंस्टॉलेशंस या उनकी चीज़ें अगर होंगी तो फिर उसमें कानून ने जो है वो ये इख्तियार दिया हुआ है कि उस सिविलियन का ट्रायल भी जो है वो फिर आर्मी के दो चीजें, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपने बताया, दूसरा आपने कहा कि हुक्म से रूगर्दानी। यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो जितनी भी आर्मी की इंस्टॉलेशंस होती हैं, आपने कहीं अक्सर कैंटोनमेंट एरियाज में आप जाते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड माहौल ज़रूर होता है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स के बाहर लिखा होता है ममनुआ इलाका, प्रोहिबिटेड प्लेस। तो प्रोहिबिटेड प्लेस के अंदर कोई अनऑथराइज्ड अंदर चला जाए, वहां पे जाके वहां पे नुकसान पहुंचाए या इवन कैटेगरी में आता है वो फिर आ जाता है आर्मी एक्ट की डोमेन के अंदर, जो क्योंकि आर्मी एक्ट की जो है 1952 उसमें जो 2D रोमन 1 और 2, रोमन 1 है किसी फौजी को या अफसर को सेड्यूस करना कि वो अपनी ड्यूटी से रूगर्दानी करे या हुक्म ना माने। दूसरा जो 2 है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक इल्ज़ाम सिविलियन किसी इदारे के अंदर जाना या ममनुआ इलाके में जाना या उसका राज अफशा करना, उस पे तो वो मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा। लेकिन अगर उसका ताल्लुक आर्मी की इंस्टॉलेशन से है और वो उसके अगर उसमें आता है तो फिर इसलिए ये उसमें जो सिविलियंस को जो उसमें शामिल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी तनसीबात के हवाले से। और ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं या चलने जा रहे हैं या जिनको हिरासत में लिया गया है, आपने देखा होगा कि वो लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम है या जिनके खिलाफ ऐसे शवाहिद और मटीरियल मौजूद हैं कि जिन्होंने मसलन कोर कमांडर हाउस में या दूसरी जगहों के ऊपर वहाँ पे जो मुजस्मे थे फौज के जवानों के या अफसरान के, तो वो फिर उस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस को जो है वो फिर आर्मी एक्ट के तहत। शोएब शाहीन साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको याद होगा कि एपीएस के वाक़े के बाद जब मिलिट्री कोर्ट्स या जो फौजी अदालतें उस पर बाकायदा तौर पे की गई थी, पहले 2 साल के लिए उनकी हुई फॉर्मेशन और उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन मिली। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त ये कहा गया था कि जो अभी अदालतें हैं, जो हमारी सिविलियन कोर्ट्स हैं, इनमें जो है वो बेहतरी लेकर आएंगे, उनमें जो निज़ाम है या फिर जो कानून है जो हमारा है उसको अपग्रेड इन अ सेंस कि उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। वो चीज़ नहीं हो सकी उस 2 साल में भी और बाद के 2 सालों में भी। उसकी वजूहात क्या रही? देखिए, पहली बात तो ये थी कि वो जो कैफियत थी वो जजमेंट में भी लिखा हुआ है। एक बात आपको बता दूं, वो बैकग्राउंड क्या था। सिर्फ एपीएस के ऊपर अटैक हुआ और उससे पहले जो पूरे केपीके में या आपको कराची में मिला या आपको बलूचिस्तान में, न सिर्फ फौज पे बल्कि सिविलियंस के ऊपर हर दूसरे चौथे रोज़ धमाके भी हो रहे थे और जंग की सी कैफियत थी और टीटीपी सबसे ज़्यादा वहाँ नुकसान कर रही थी। और उस वक्त की सिचुएशन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठे और आइन में तरमीम की 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कानून किसी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें सनसेट क्लाज रखी गई कि ये है चूंकि ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जंग किसी कैफियत है और इसको हम 2 साल के लिए कर रहे हैं। और फिर क्यों नहीं हो सकी? उससे आगे आ रहा हूं। उसके बाद अभी ट्रायल पेंडिंग था तो 2 साल के लिए फर्दर उसको एक्सटेंड किया गया 2017 से 2019 तक। तो ये 4 साल का पीरियड था, सनसेट क्लाज से ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब जहां तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, किसने कहा है रिफॉर्म्स नहीं है? मुझे ये बताएं कि अगर किसी के खिलाफ एविडेंस है, ये तो सिविलियंस है ना,
सबके सामने कहते हैं कि जी हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भाई नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद हैं आप अदालत में लेके जाइए, प्रोसिक्यूट कीजिए। किसने कहा है कि आप अदलिया जो है वो काम ठीक नहीं कर रही? वो अपना काम कर रही है। आपको किस बात का एतराज है? कितने 25% है 75% है? नहीं देखें, एक्विटल रेट मेरा ख्याल है 75% से भी शायद अगर ज्यादा है। पुलिस गलत केस बनाएगी, अब एक मर्डर हुआ है, कातिल एक है, 90% केसेस में पता है आपको क्या होता है? 15 कातिल उनके नाम लिख दिए जाते हैं। उस केस का क्या अंजाम होगा? जब आप जुर्म को गलत तरीके से पेश करेंगे, जब आप विटनेसेस गलत उसमें डाल देंगे, तो वो तो जो एक कातिल है वो भी छूट जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट में। पुलिस अगर सही इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो किसी वजह से ये बात कर रही हूं, नहीं होगा। जो भी हेयरिंग थी, जो भी प्रोसीडिंग्स थी, सब जुडिस है, बहुत ज्यादा डिटेल में डेप्थ में बात नहीं कर सकते, बट स्टिल मेरा पॉइंट ये है कि जब फौजी अदालतों का कयाम हुआ था 2017 वाला, तो ये बात हुई थी कि रिफॉर्म्स लाई जाएंगी इन्हीं अदालतों में, और उसके बाद ये फौजी अदालतें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बताऊं, वहां पे 2 क्लासिफिकेशन थी। कुछ लोगों को एक कमेटी ने सिलेक्ट करना था कि किन को फौजी अदालतों में ट्राई करना है और किन को सिविलियंस में। उस वक्त एक लॉ पास हुआ था, वो भी टाइम स्पेसिफिक था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2013, जिसमें बाकायदा अदालतें बननी थी, उसका प्रोसिक्यूशन बनना था। वो एक्ट जो है वो कभी भी अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दैट वाज माय पॉइंट कि वो क्यों नहीं हो सका, वो क्या वजूहात थी। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, जरा कंटिन्यू करते हैं। जिनाज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सिद्धू साहब, हमने एक तरफ तो ये कि हमने वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, वजूहात जो भी रही, लेकिन उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम करते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर वज़ीर क़ानून साहब कहते हैं कि उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई, यानी हमने पर्सनैलिटी स्पेसिफिक कानून भी पास किए, अपील के हक पे भी बात हुई कि अपील का हक भी होगा नज़रसानी के साथ साथ, और उसके अलावा जो 5 साल के लिए जो ताहयात नाअहली थी वो 5 साल तक भी हो गई। तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, या अभी कुछ मजीद बाकी है? क्योंकि अब खबरें तो हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और जो इस तरह से कंकॉक्टेड केस होते हैं ना, उनमें बाद में ऐसे ही होता है। और अभी चंद दिन पहले चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने बंदियाल साहब ने अपने वाडा साहब को 5 साल कर दिया था कि आपने चूंकि झूठा स्टाम्प दिया है और आपको मैं ताउम्र जो है डिक्लेयर नहीं करता अगर आप ये लिख के दे दे तो इस तरह से ये बातें जो हैं ये सारी, और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, वो तो जस्टिस जो सीनियर तरीन जस्टिस है काजी फैसला के बाद सरदार तारक साहब, उन्होंने भी कह दिया कि वो स्पेसिफिक केस था, उसको एक खास बंदे के लिए बनाया गया था। इसलिए मैं दूसरी बात पे आना चाह रहा हूँ, जो अपना मोहतरम कह रहे थे, फरमा रहे थे, शाह कावर साहब बड़े इंतहाई काबिल एहतराम है, उसमें यह भी है 2D में कि बगावत पे उकसाना, तसादम बर्पा करना। और मेरी बहन कह रही थी कि सिविल अदालतों में केस लेके जाए। मैडम, वो जो मेरी बहन बड़ी बहन होगी, आपकी छोटी होगी, वो जब कर्नल अरसलान 3 बहनों का एक भाई था, उसके मुजस्मे को उठा के नीचे फेंक रहे थे और कर्नल शेर खान को जूतियां मार रहे थे, उस वक्त शायद आपने नहीं देखा। काश उनमें से किसी हमें से किसी का बच्चा होता तो हमें पता चलता। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके लिए। दूसरा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, 27 से 32 दिन होते हैं फौजी ट्रायल के मैक्सिमम, और उसके बाद इनके पास 3 अपीलें होंगी और वही केस जाएंगे जिनके लिए कोजेंट एविडेंस होगी। और उसमें जिस तरह से आज जजेस बात कर रहे थे कि ट्रायल जो है वो अकॉर्डिंग विद लॉ होना चाहिए, तो अगर उसी के मुताबिक सारा काम चलेगा, ये कैसे हो सकता है? और अगर हो भी जाए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आर्मी के जो 175 जनरल थे उन्होंने ये को गलत फैसला कर दिया है जब पूरी को अपना उनका फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, तो ये गलत फैसला नहीं है। जिन लोगों ने ये बर्पा किया है, कल को हम रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बना देंगे कि कल को कोई भी जत्था फिर उठे और फिर आगे हमला कर दे। इस तरह चले, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तमाम कानूनी रुकावटें दूर कर ली आप लोगों ने? जी इंशाल्लाह 30 जुलाई से 14 अगस्त के दरमियान नवाज शरीफ साहब मुल्क में होंगे। जी 20 जुलाई से 14 अगस्त के दौरान नवाज शरीफ साहब मुल्क में होंगे। आयशा से ये जो कहा जाता था, हाँ जी, अच्छा 30 जुलाई से बिटवीन 30 टू 14 अगस्त, 30 जुलाई ये जो कहा जाता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो, उससे मुराद यही होती थी? देखिए नादिया, पहले कि जो अभी मेरे भाई कह रहे थे, मेरे मुहतरम भाई, कि जो मुजस्समे गिराए जा रहे थे, आप मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी था जिसके दिल को ये दर्द नहीं था कि हमारे मुल्क के इदारों के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। इसलिए कि इस वक्त जो अदालती रिफॉर्म्स की आपने बात की,
तो रिफॉर्म्स तो नादिया आप यकीन करें, मैं खुद मेरे इतने बिल्स मौजूद थे, लेकिन रिफॉर्म्स के लिए तो वो फारिग नहीं है जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, जब से ये जैसे इस वक्त की हुकूमत चल रही है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के किस इदारे को बेहतर करने के लिए कोशिश की है? पाकिस्तान के किस इदारे में रिफॉर्म्स आए हैं? सिर्फ और सिर्फ जो कानून साजी हुई है वो जो जितने चोर, जितने डाकू, जितने इदारों को लूटने वाले, उनकी रिहाई, उनके केसेस का माफी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर नवाज शरीफ साहब आ भी जाएं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को इतने सालों में क्या दिया और कहां पे आपका मुल्क इस वक्त खड़ा है, कहां पे आपने आपकी आवाम का क्या सूरत हाल है? देखिए नादिया साहब, एक तरफ आपके 300 लोग कश्ती में डूबते हैं, दूसरी तरफ आपका वजीर आजम जो है वो फ्रांस जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? जो आवाम के टैक्सेस में जो चेयरमैन सेनेट के लिए जो बजट इन्होंने शर्मनाक पास किया, और उन्हीं दिनों में से जिस बजट में कोई उन्होंने ऐसी चीज नहीं डाली कि आवाम के फायदे की। सिर्फ एक बात देखें, इन्होंने 5-6 कवानीन बनाए हैं पिछले 13-14 महीनों में। ये नवाज शरीफ की वापसी वाला कि इसको 5 साल कर दें, नैब कवानीन तब्दील किए सिर्फ अपने केस सामने रख के, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर लेकर आए ताकि नवाज शरीफ साहब को राइट ऑफ रिव्यू मिल जाए। इसी तरह वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आए, उसको भी बैक डेटेड अप्लाई किया। कोई एक, और चेयरमैन सेनेट की जो बिल, कोई एक अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई एक काम बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, रिफॉर्म्स किसी ने भी नहीं किए, ना इस गवर्नमेंट ने किए, ना पिछली गवर्नमेंट ने। वजह क्या थी? देखिए मैं इंटरेस्ट नहीं था। मेरी बहन आपकी कुछ तजवीज़ भी थी रिफॉर्म्स के बारे में? मेरी भी थी, मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी दी थी, और बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं। अफसोस की बात यह है कि विद एक्सेप्शन टू फ्यू, जो मोहतरमा भी तशरीफ़ रखती हैं, ये कहती है कि मैंने खुद भी कुछ बिल ओरिजिनेट किए थे। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लियामेंट की तरजीह ही नहीं है कि इस मुल्क में हमने अच्छे कवानीन बनाने हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं या कानून को जो है बेहतर बनाना है। हमें हमारी पार्लियामेंट को अपनी सारी जो तरजीह है वो इस पे मरकूज करनी होगी। थैंक यू वेरी मच शाखावर साहब, शेख शाहीन साहब आपका भी, आयशा सईद साहब आपका भी, और सिंधु साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि जब हम खुद संजीदगी नहीं दिखाते, और ये मामला क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा या सिविल कोर्ट्स में ट्रायल होगा, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में होगा, ये मामला अब सब जुडिस है, वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा हुकूमत ये तय कर चुकी है कि उसको मानना नहीं है। लेकिन अगर मुतनाज़ा बनाने से पहले और मैं ना मानूँ से पहले अगर मामला ये हो, जिस तरह से शाखावर साहब ने भी कहा है कि संजीदगी नहीं है, रिफॉर्म्स में संजीदगी नहीं है, और शुएब शाहीन साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक या अपने को फायदा देने वाले बिल पास होते हैं, कानून पास होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट पे जो चीज़ें होती हैं वो प्रायोरिटीज़ नहीं होती, जिसका खुमियाजा हम इस तरह से भुगत रहे होते हैं। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।